So today we are going to start the next topic, electric flux. In previous classes, we have done already all the things related to electric dipole. Okay? Axial position, equatorial position, torque on electric dipole, infinite wire, infinitely long wire के कारण, electric field, circular wire के कारण electric field, electric dipole, ये सारी चीजें हम फाइंड कर चुके हैं. Now, and area vector भी मैं previous classes में समझा चुका हूँ. So let's discuss about the next topic, which is electric flux. Electric flux. कहीं पे भी word आ जाए, flux, flux is related to the flow. Flow बोल दो या number of lines. So flux का मतलब कहीं पे भी flux आ जाए, इसका मतलब कोई सी चीज flow हो रही है या कोई number of lines की बात की जा रही है. तो magnet के अंदर होगा तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करे किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने पर. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच passes perpendicularly to a given area are called electric flux. So that quantity which will tell us about the number of electric field lines passing normally or perpendicularly to a plane surface or plane area is called electric flux. For example, थोड़ी देर के लिए देखिए कि मान लीजिए मैंने ये XZ प्लेन YZ प्लेन के अंदर एक प्लेन रख दिया है, YZ के अलोंग एक प्लेन रख दिया, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है. तो देखिए यहाँ पर कहने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल आर प्रेजेंट. लेकिन गिवन एरिया से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, तो हमने काउंट किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, these 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग. एंड क्या ये परपेंडिकुलरली पास कर रही है इस प्लेन के? तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर बना रही है. यहाँ पे ये ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर नजर आ रहा है. तो वो सभी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो परपेंडिकुलरली, उस उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये जो सब है यही क्या बता रही है आपको, एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रही है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करूं तो क्या बोल दूंगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन the electric field lines passing perpendicularly to a given plane area या surface area is represented by are represented by a physical quantity called electric flux. तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं, इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये इसका मतलब है. And it is represented by the symbol phi. Represented by the symbol phi. ठीक. In general, अब definition लिख रहा हूं मैं. In general, the electric flux is defined as the electric flux is defined as the normal component, normal बोले तो perpendicular component
normal component of electric field, या इसको नॉर्मल की जगह मैं डायरेक्ट ये लिखता हूं, इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, फिर इसको समझा अलग से दूंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, multiplication of electric field to the magnitude, multiplication of magnitude of electric field to the magnitude of area vector. ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन के अंदर ds वेक्टर लिखते हैं या a वेक्टर लिखते हैं उस चीज के लिए, तो कैसा बनेगा इसका मतलब, दैट इज phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एरिया वेक्टर। अब मान लीजिए ये मैंने कोई एरिया लिया, या इसमें से कोई सा आप एरिया चूज कर लो कैसा भी, तो उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने ये छोटा सा लिया है एरिया, तो जिसको अगर मैं डेल्टा एस वेक्टर बोल दूं, तो ये डेल्टा एस बोलूं, तो इसका डेल्टा एस वेक्टर कहां पे आएगा, ये एरो डेल्टा एस वेक्टर ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला जाएगा, डेल्टा एस, ये डेल्टा एन के, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो केवल डेल्टा एस, और डेल्टा एस वेक्टर पूछूंगा तो डेल्टा एस एन कैप। तो ये एन कैप क्या बता रहा है, इस ऊपर वाली डायरेक्शन को, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर। तो इसको और मोर अप्रोप्रिएटली लिखूं तो इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो मेरे को यहां से ये हटाने, फिर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो। किस डायरेक्शन में लेना है आपको, हमेशा जो भी एरिया वेक्टर है उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर आपको चूज करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो देखिए अब यहां पर इस सिचुएशन को करते हैं और इससे फॉर्मूला बनाते हैं कुछ। So electric field along the या in the direction of area vector into area, simply ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये आपने कोई एरिया ले लिया, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, क्लियरली इट इज पासिंग परपेंडिकुलरली टू दिस एरिया, और हमने लेट्स सपोज कोई ये एरिया ले लिया यहां पर, और इसका एरिया वेक्टर मैं बना रहा हूं, 1 सेकेंड, चलेगा बात कर। तो इसका एरिया वेक्टर लेट्स सपोज ये एरिया वेक्टर है ना, भावनाओं को समझ सीधा है, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, और इसी लाइन के अलोंग चल रहा है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रहा है। तो ध्यान से देखें, तो ये जो 3 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रही है, इसको बताने के लिए, और ये है इसका एरिया वेक्टर, ये ब्लू लाइन वाला जो मैं वापस बना रहा हूं, तो ये तो कहलाया इसका ds वेक्टर, डेल्टा s वेक्टर,
तो डेल्टा एस बोलते हैं या डी एस बोलते हैं, तो मैं प्रेफर डी एस जनरली करता हूँ, स्मॉल एलिमेंट जनरली ले लेते हैं हम। तो ये हो गया डी एस वेक्टर की डायरेक्शन, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिनकी डायरेक्शन है अपवर्ड की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें से इस डीएस एरिया में से पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है, अगर मैं उसको बोल दूं, मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, और E3 E4 5 को मिला करके अगर मैं इनको E बोल रहा हूं, ध्यान रखना, तो E5 E6 E7, तो हम सिर्फ E किसको बोल रहे हैं, E3 प्लस E4 प्लस E5 वालों को बोल रहे हैं। तो इसका अगर फाई का फॉर्मूला लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, E इंटू E किसके अलोंग लेना है मेरे को, ds वेक्टर के अलोंग, तो ds वेक्टर E इंटू ds, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E। ठीक, E क्या माना हुआ है यहाँ पे, जो फील्ड लाइंस इसमें से इस एरिया में से पास हो रही होती, तो E3 प्लस E4 प्लस E5 यहाँ पे ये मैंने माना हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया कि नॉर्मल। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि क्या होगा जब ये फॉर्मूला मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो, तो जैसे सिचुएशन देखते हैं, और फिर उससे हम एक और नया फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो मान लीजिए ये तो वही आपका एक्सजेड प्लेन हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर पर फिर से मैंने कोई एरिया, एलिमेंटल एरिया ले लिया, दिखाने के लिए यहाँ बड़ा दिखा रहा हूं लेकिन है क्या, स्मॉल एरिया। तो ये तो हो गया डीएस वेक्टर, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है यूनिफॉर्म ही, यानी यूनिफॉर्म बोले तो जो भी लाइंस आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, हैविंग इक्वल स्पेसिंग। नॉन यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म नहीं होंगी। तो अभी सिंपली हम पहले यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म की देख लेंगे। तो ये हो गई इसकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होप समझ में आई गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि ये किसी न किसी एंगल पर टिल्टेड है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और क्लियरली ये जो है इस एरिया वेक्टर से किसी एंगल पे टिल्टेड है। तो इस एरिया वेक्टर से ये जो E है, अब इसमें पहले तो ये देखें कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये वाली, तो इनको लेट सपोज मैंने E बोल दिया टुगेदर, तो बाकी से भी मतलब नहीं, जिस एरिया एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो, अगर दूसरा एरिया एलिमेंट ले लोगे तो फिर इनकी भी बात की जाएगी। तो अभी लेट सपोज हमने ये मान लिया कि ये जो E वाले की ये सब मिल करके ये सब है तो सब सेम ही, तो डायरेक्शन तो सभी कहीं से भी ले लो, डायरेक्शन तो यही आएगी थीटा। सो लेट सपोज E और इस ds वेक्टर के बीच में एंगल है क्या, थीटा। इतना सबको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। मैं ds वेक्टर को थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने इसमें से ये वाली लाइन उठा ली है, ठीक है, और ये इसका ds वेक्टर हो चुका है, और इसको मैंने बता दिया कि E वेक्टर ds वेक्टर के साथ कितने इंक्लाइनेशन पर है, थीटा पर। तो हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फाई ई ध्यान से देखें तो मैंने वर्डिंग में लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या ये E वेक्टर ds वेक्टर के अलोंग दिख रहा है क्या आप लोगों को, यस और नो एवरीवन? यस सर। वेरी गुड, चांटे नहीं खा जाओगे। कहां से दिख रहा है बताओ बेटा, अलोंग का मतलब समझते हो, होंठ दिमाग सर साथ में एक सेम डायरेक्शन में। अलोंग का मतलब ये बताया ना कि ये E वेक्टर भी उधर ही है जिस डायरेक्शन में ds वेक्टर, तो ये E वेक्टर ds की डायरेक्शन में नजर आ रहा है क्या तुम्हें? नो सर। एक नंबर के होंठ दिमाग है सब। क्या है फॉर्मूला, जोर से रीड करो सब लोग, रीड करो इसको, फॉर्मूले को।
phi equals to electric field along direction of area vector into Into area. 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 बताओ क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दिया हुआ है क्या? No sir. No, no नहीं sir. दिया हुआ। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए शुरू में मैं जो कंपोनेंट लिख रहा था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसके अंदर तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड खुद था। तो क्या यहां मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट निकाल सकता हूं क्या, कि जो जिसकी डायरेक्शन डीएस वेक्टर की डायरेक्शन के तरफ आ जाए? यस और नो? Yes, sir. क्या करूं उसके लिए? वी नीड E टू cos theta. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वहां तक की ये जो लेंथ आई, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ, और ये पॉइंट जहां पे मीट हो रहा है ये वाला, ठीक है, यहां पर तो ये यहां तक की लेंथ क्या कहलाएगा इसका? E cos Cos theta. सबको ये इतना समझ में आना चाहिए, 12th क्लास के हैं आप लोग, कि अगर ये r होता है, ये थीटा होता है, तो थीटा की डायरेक्शन के अंदर अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ये r cos थीटा कहलाता है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हो। और ये वाला थीटा की, जिधर थीटा नहीं होता उधर रोटेट करते हैं तो r sin थीटा। तो यहाँ पे e था, e को थीटा की तरफ ही रोटेट कर रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट निकलेगा e cos थीटा। तो क्या e cos थीटा ये जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये ds वेक्टर के अलोंग है? यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes तो sir. इस फॉर्मूले में मैं वापस वर्डिंग ना लिख करके आप मुझे लिखवाओ, इस वर्डिंग की जगह मैं यहाँ क्या लिखूं? E cos theta. E cos theta. e cos थीटा इनटू Into ds vector. ds vector. बेटा बहुत दिमाग, वेक्टर क्यों आएगा? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, Sir ds I. ds ds. अच्छा, DS. वेक्टर नहीं आएगा ना भाई, ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये लिख रखी है मैंने, डेफिनेशन इसलिए तो लिखी थी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। देखो कितना क्लियर कट लिख रखा है मैग्नीट्यूड, ताकि आप गड़बड़ ना करो, फिर भी गड़बड़ कर डाली। ई cos थीटा इंटू ds, इसको क्या तमीज से जमा दूं तो क्या इसको मैं e ds cos थीटा लिख सकता हूं? यस और नो? Yes sir. क्या ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? पिछले इसको साल देख, कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होता है इस फॉर्मेट को देख के, कुछ कुछ होता है? यस और नो? अरे बोलो ना यार, जल्दी जल्दी। एक मिनट। एक नंबर के बहुत दिमाग है सब लोग, 12th साइंस में पता नहीं कहां से आ गए। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर लाइंग इन अ प्लेन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर ये ए बी कॉस थीटा फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा क्या? ई डी एस कॉस थीटा, तो ई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस। हेंस वी हैव ऑब्टेन्ड द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। अच्छा, क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट के लिए क्या है, तो इसको भी मैं डी फाई ई लिखूंगा, फाई ई ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा? डी फाई ई। तो मेरे पास डी फाई ई यानी कि स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या आ गया? E डॉट डी एस। अभी ये मैंने जो एक्सप्लेन किया था सारी चीज, ये किसके लिए एक्सप्लेन किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये अब अलग अलग होते, तो अब ऐसा मैं क्या करूंगा, अगर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो तो मैं इस पूरे को अलग अलग एरिया से मिल करके बना हुआ मान लूंगा। अब इनकी मान लीजिए डायरेक्शन वगैरह जो भी कुछ अलग अलग है। पहले तो बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? क्विकली टेल मी, जल्दी से तनिष्का। So we have obtained the formula in general formula d phi e, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, ठीक है, इसलिए इससे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई
जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया जा रहा है वो भी स्मॉल बना है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से पूरे से करना है तो इस पूरे को छोटे 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 एलिमेंटल एरिया से मिलकर के बना हुआ मान लेंगे। तो अगर इसको मैं बोल दूं कि इससे जो भी आ रहा है वो d5 1 आ रहा है, इससे d5 2 आ रहा है, इससे d5 3 आ रहा है, तो टोटल फाई टोटल क्या बोला जा सकता है, फाई टोटल इज इक्वल टू d5 1 प्लस d5 2, या आप सिंपली इनको d5 1 ना भी बोले तो phi 1 phi 2 phi 3 ऐसे भी बोल सकते हैं, सो ऑन n हो मान लीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इनको इन जनरल phi 1 के रेस्पेक्ट में e1 डॉट ds वेक्टर, e2 डॉट ds वेक्टर, e3 डॉट ds वेक्टर, सेम अगर मतलब इस तरीके से मैं कर लूं तो, और मान लीजिए आप अगर इनको भी अलग अलग लेना चाहें तो e1 डॉट ds1, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, e1 डॉट ds1 वेक्टर प्लस e2 डॉट ds2 वेक्टर प्लस e3 डॉट ds3 वेक्टर प्लस ऑन en डॉट dsn वेक्टर। अब मैं उधर की वो डेफिनेशन रब कर रहा हूं और इसी एक्सप्रेशन को वापस लिख रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू E1 डॉट S1, ऐसे अगर बहुत सारे एलिमेंटल हो, जैसे आप और कोई सा रैंडम फिगर हो जिसके थ्रू आप निकाल रहे हो phi 1 phi 2 phi 3 ऐसे सो ऑन, और ऐसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो जिनसे हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अलग अलग तरीके से पास हो रही हो, उसके लिए बात कर रहे हो। तो E2 डॉट DS2 प्लस E3 डॉट DS3 सोन, ऐसे अगर n एलिमेंट्स होते और उनसे हर एक से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स मिल रहे होते जिनको E1 E2 E3 En वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो हमारे पास टोटल आंसर मिलता है ये, क्योंकि स्केलर्स को हम डायरेक्टली जैसे वर्क डन निकालते हैं W1 W2 W3 और टोटल वर्क डन सबको इंडिविजुअली निकाल करके ऐड कर देते हैं, तो ऐसे ही हमें मिल जाता है फाई टोटल। अगर इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में एडिशन के लिए दो तरीके होते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। अगर एडिशन है डिस्क्रीट तो उसको सिग्मा फॉर्मेट से लिखते हैं, फॉर डिस्क्रीट एडिशन सिग्मा फॉर्मेट, एंड फॉर कंटिन्यूअस एडिशन इंटीग्रेशन फॉर्मेट। तो अगर फाई टोटल लिखना है मुझे, मान लीजिए डिस्क्रीट फॉर्म में, कि अगर ये बिल्कुल एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, जैसे ये कंटिन्यूशन में ना हो करके एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है ऐसे, तो डिस्क्रीट एडिशंस के लिए हम कैसे लिखते हैं इसको, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n। अब जो चीजें चेंज हो रही है 1 2 3 फॉर्मेट में, उस जगह पे आप i लगा दीजिए। तो e के बाद देखा तो 1 2 3 सफिक्स में चेंज हो रहा है, तो मैंने e i लगा दिया, वेक्टर डॉट फिर लिखा मैंने ds, फिर 1 2 3 चेंज हो रहा है तो ds i वेक्टर। ये इसका हो गया हमारा डिस्क्रीट एडिशन का शॉर्ट फॉर्म इन सभी के लिए। एंड इसी तरह से फाई टोटल फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन, किसी एक का निकाल लिया तो किसी एक का ये निकला हुआ है इन जनरल, तो वो d phi e का हम निकालते हैं। तो इन जनरल किसी एक का निकाल के अगर पहले से ही बोल रखा हो कि फॉर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एलिमेंट्स d phi e, और d phi e क्या हो जाएगा, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इस कंटिन्यूएशन के अंदर भी दो सिचुएशंस बनती हैं। वो दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं कि या तो जो कंटिन्यूअस सिचुएशंस में आपने लिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस था जैसे ये था, और या फिर तो इसमें हमने कंटिन्यूएशन में ये ले ली, ये देखिए ये हो गया कंटिन्यूअस। और मान लीजिए ऐसा कुछ हमने ले रखा हो जिसके अंदर ये भी कंटिन्यूएशन के अंदर देख रहे हैं, जैसे वो, एक सेकंड में इंक डाल लूं, वन सेकेंड एवरीवन। तो देखिए ये तो हो गया कंटिन्यूएशन के अंदर ऐड कर दिया हमने, लेकिन और यहाँ पे भी अगर इन सभी को, ये कोई जो रैंडम फिगर मैंने ले रखा है इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं
उनको अगर कंटिन्यूएशन के अंदर ही ऐड किया जाए, लेकिन इससे पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कई कुछ यहाँ से हैं, कुछ यहाँ से हैं, कुछ यहाँ से हैं, कुछ यहाँ से हैं। इसका मतलब कंटिन्यूएशन में तो एडिशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ अलग अलग होने के कारण ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी वेरिएबल होता है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालते। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके लिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना बोल दिया जाए तब तक आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बाय ये इन जनरल फॉर्मूला, ठीक वैसे जैसे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds लिखते हैं, ठीक वैसे ही ये फाई का फॉर्मूला है E डॉट ds, ठीक है। और अगर कांस्टेंट हो गया तो हम इसको कैसे करते, फाई टोटल फॉर कंटिन्यूअस एडिशन E ds cos थीटा, और E कंटिन्यूएशन में होता तो ये ds cos थीटा इस तरह से लिखा जाता। फिर थीटा देखते हम कि थीटा क्या चीज है, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन। तो दो डेफिनेशन हमने क्या देख ली, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूले जो आए हैं वो दो फॉर्मूले आए हैं। अगर हम ऐसे इन जनरल देखें तो वर्डिंग में हमेशा ध्यान रखिए आप कि फाई का फॉर्मूला क्या होना है, या वर्डिंग में लिखें तो इसको भी वर्डिंग में ही लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of area vector into magnitude of area vector, ठीक है, into magnitude of area vector। ये हो गया वर्डिंग फॉर्म, तो ये हमेशा याद ही होना चाहिए। और फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। बाय डिफॉल्ट ये मानते हुए कि हम कंटिन्यूएशन की ही बात करेंगे तो उसके लिए ई डॉट ds, ठीक है। ई ds बोले तो ई ds cos थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है साहब। हाँ भाई, कितनों को यहां तक समझ में आ चुका है अच्छे से? लास्ट यूनिट क्या हो जाएगी जल्दी से? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? nm square by न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू F अपॉन क्यू होता है ना, Newton meter square by ठीक है। सो